हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स। आज हम डिस्कस करेंगे बोट नेकलाइन कैसे बनानी चाहिए। बोट नेकलाइन बनाने के जो मेरे क्लाइंट के जो मेजरमेंट्स हैं वो इस तरह है। शोल्डर 14 इंचेस, बस्ट 38 इंचेस, वेस्ट 29 इंचेस और हिप 40 इंचेस। तो इन मेजरमेंट्स को लेते हुए हम अपना ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। और राउंड आर्म होल मेजरमेंट जो है वो है 19 इंचेस। तो 19 इंचेस राउंड आर्म होल मेजरमेंट होगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। इसमें जो स्लीव्स हैं मैं आपको बता दूं, स्लीव्स हमने स्टिच नहीं करनी, एक्सटेंड किया है हमने। ये मेगा स्लीव्स की तरह बनेगा। और इसको हमने बनाने का जो मेथड है बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारा स्टाइल है वो कुछ इस तरह का है। आर्म होल जो है वो स्लीव्स जो हैं वो अलग से नहीं स्टिच की हमने, ये पार्ट ऑफ द गारमेंट ही है। एक्सटेंडेड जो है ये गारमेंट है, एक्सटेंडेड फ्रंट है। और नेकलाइन को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर दिया, तो ये हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाया, ट्रायंगुलर सा डिज़ाइन बनाया। तो इसकी लेंथ जो है वो 30 इंचज़ है। और ये बैक भी इसका सेम ही है, इसलिए फ्रंट और बैक जो है इसका सेम ही रहेगा। बोट नेकलाइन तभी बनती है अगर फ्रंट और बैक उसका सेम हो। वैसे कई डिज़ाइनर्स बढ़ा देते हैं, बैक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, पर हमने फ्रंट और बैक को सेम ही रखा है। जब भी हमने ड्राफ्टिंग करनी है हमें बेसिक ब्लॉक की तरह अपना ये स्टार्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहले शोल्डर मेजरमेंट, शोल्डर वाली लाइन लगाएंगे, वो है 7 इंच। तो 7 इंच हमने शोल्डर वाली लाइन लगा ली। तो नेक वो है 2.5 इंच और 2.25 इंच। और इसी तरह हमने एक स्क्वायर बना लेना है। शोल्डर ड्रॉप जो है वो हमने 1/2 इंच रखना है। तो शोल्डर वाली ये लाइन जो है ये हमने लगा लेनी है, क्योंकि बोट नेक लाइन बना रहे हैं, हमें शोल्डर ड्रॉप ज़्यादा नहीं बनाना, इसलिए हमने 1/2 इंच रखी है शोल्डर ड्रॉप। और फिर जो राउंड आर्म होल मेजरमेंट है हमारे क्लाइंट के मेजरमेंट के हिसाब से वो है 19 इंचज़। तो 19 इंचज़ को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो वो आ जाता है 6.33 आ जाता है। तो 6.3 मान लो, 6.5 मान लिया हमने, 6.5 रख लिया हमने। ये हो गया हमारे आर्म होल वाली लाइन हो गई। तो यही बन जाएगी हमारी चेस्ट वाली लाइन। तो चेस्ट मेजरमेंट है 9.5, तो 9.5 पे हमने निशान लगा लेना इधर। तो यहाँ से लेकर के बस्ट पॉइंट है 9.5 और यहाँ से 8 इंचज़। तो ये हो गया हमारा बस्ट पॉइंट वाली लाइन आ गई। तो यहाँ से लेकर के फिर 7 इंच नीचे वेस्ट वाली लाइन आ गई। तो यहाँ पे भी हमने एक निशान लगा देना है, वेस्ट वाली लाइन। और फिर फुल लेंथ जो है वो 30 इंचज़ है। तो 30 इंचज़ पे हमने निशान लगा देना है। यहाँ से स्टार्ट करके 30 इंचज़ ये निशान लगा दिया हमने 30 इंचज़ पे। तो इधर भी हमने एक लाइन लगा दी। और फोल्डिंग के लिए और 1 इंच बढ़ा दिया हमने, ये फोल्डिंग के लिए हमने निशान लगा दिया। हेम लेंथ जो है वो हमने रखी है, क्योंकि हिप मेजरमेंट वो है 40 इंचज़। तो ये फिर 7 इंच नीचे ये जो है हमने ये हिप वाली लाइन भी लगा देते हैं। तो 40 इंचज़ है। तो क्योंकि हम थोड़ा सा लूज़ गारमेंट बना रहे हैं तो इसलिए 40 से थोड़ा सा इसको 11 इंचज़ कर दिया हमने। ये 11 इंचज़ हो गया और यहाँ भी 11 इंचज़ कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जितना ये हमने एक्सटेंशन वाली ये लाइन लगाई है इससे 2 इंच कम रखेंगे। ये स्टाइल ऐसा है क्योंकि हमने मैगयार स्लीव्स बनानी है। चलो ये बाद में हम इसको कंप्लीट करता हूँ, पहले मैं स्लीव्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर देता हूँ। तो स्लीव्स के लिए हमने इसी लाइन को एक्सटेंड करना है 8 इंच। कितनी स्लीव्स लेंथ रखनी है? 8 इंचज़। तो यहाँ से भी 90 डिग्री, हमेशा जो भी कॉर्नर्स होते हैं हमेशा 90 डिग्री रख करके बनाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा कुछ भी। तो ये बना दिया हमने। तो ये देखिए, अब हमारे को
और ये जो है हमारे पास ये 9.5 वेस्ट है, 9.5, तो इसको वेस्ट को बढ़ा दिया हमने, 10 इंच कर दिया, 8.5, 9.5, तो 9 इंच भी अगर रख देते हैं हम, तो इसी तरह ऐसे डिसाइड कर लेना कि हमने कितना रखना है, क्या करना है। तो इसको इसके साथ ऐसे करके मिला देंगे। और इसको इसके साथ लेग शेपर के साथ ये कंप्लीट कर देंगे। कभी भी कॉर्नर्स जो हैं ऐसे ज़्यादा तीखे नहीं होने चाहिए, तो इसको ब्लेंड कर देंगे। तो ये हमारी ड्रेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कोई डार्ट्स नहीं हमने डालने, बिल्कुल लूज़ गारमेंट है। तो नेक लाइन कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ से शोल्डर जो हमारा शोल्डर लेंथ ख़त्म हुई थी, शोल्डर स्ट्रैप जो है वो हमने रखा है 1.5 इंच, और यहाँ से लेकर के 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंचेस रख दिया। तो यहाँ से ये 3 इंच है, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो नेक लाइन को भी हमने इस तरह से लेग शेपर से डिज़ाइन कर दे देंगे। उम्मीद है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको कि कैसे हमने ड्राफ्टिंग जो है कैसे करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। फ्रंट और बैक इसका सेम ही होगा, तो इसलिए ज़्यादा हमें परेशानी जो है वो नहीं उठानी पड़ रही। इसी को ही काट देंगे और ये दोनों ही बन जाएंगे, फ्रंट और बैक बन जाएंगे। 1/2 इंच का सीम अलाउंस जो है वो हमने रख देना है, 1/2 इंच का सीम अलाउंस इधर, 1/2 इंच का ये सीधी लाइन लगा देनी हमने सीम अलाउंस के लिए। और यहाँ पे भी हमने 1/2 इंच का सीम अलाउंस बढ़ा करके लगा देना है, क्योंकि राउंड पोर्शन है, हमें ज़्यादा सीम अलाउंस जो है नहीं रखने की ज़रूरत। पहले ही लूज़ है, तो इसलिए हमने 1/2 इंच का ही सीम अलाउंस जो है वो रखा है। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ½ इंच का इधर भी है, इधर भी मार्क लगा देंगे। अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इधर भी हमने थोड़ी सी एक्सटेंशन और दे देंगे फोल्डिंग करने के लिए। ½ इंच इधर भी बढ़ा दिया हमने। ये ग्रेन लाइन लगा देंगे। ग्रेन लाइन हमें ये बताती है कि हमने फैब्रिक के ऊपर हमने कैसे प्लेसमेंट करना है पैटर्न को। तो अब इसको फैब्रिक के ऊपर रख देंगे और कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रंट और बैक दोनों सेम ही है। देखिए हमारे स्टाइल में ये ट्रायंगल है,
नेक लाइन पे। तो हमें ये बनाने के लिए ये देखना है कि बस पॉइंट हमारा इधर आ रहा है, 9 इंच पे आ रहा है, 9.5 इंच पे। तो जो ये ट्रायंगल है ये कम से कम 2 इंच ऊपर ख़त्म हो जाना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर जो है 1.25 इंच रख करके, 3 सेंटीमीटर रख करके इसकी ये जो ये लाइन 1.25 इंच रखी है, और इसको इसके साथ नेक लाइन के साथ मिला देना है। तो अभी इसको जब हमने फैब्रिक कटिंग भी करना है ड्राफ्टिंग के लिए, यहाँ से नहीं कटिंग करेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा कब कटिंग करना है। चलिए अब हम कटिंग करते हैं। ये ड्राफ्टिंग ऊपर रख कर के ही, ये दोनों 2 लेयर्स मैंने फैब्रिक की बिछाई थी, आपको ध्यान होगा। तो इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने ये कटिंग कर देना। ऐसे नॉचेस लगा लेने हमने वेस्ट लाइन पे, हिप लाइन पे, वेस्ट लाइन पे। तो ये सारे हमने निशान लगा लिए। अब इसकी फेसिंग काटनी हमने। ऐसे फैब्रिक को बिछा करके तो ये आउटलाइन लगा लेनी है। इसकी लेंथ है 4 इंच, और 1 इंच और 1.5 इंच और नीचे बढ़ाएंगे। और यहाँ से ये यहाँ से शोल्डर से 3 इंच रखेंगे, और इस तरह इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए इकट्ठी कट जाएगी। ये हमारे पास ये फेसिंग के लिए कट गया, और ये लगानी कैसे है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम नेक फेसिंग ही लगा लेते हैं। स्टिचिंग करते समय देखना आपने कि राइट साइड और राइट साइड दोनों, राइट साइड पकड़ के ऐसे करके पिंच लगा दें। पिंच लगाने से फैब्रिक जो है बिल्कुल आसानी से स्टिच हो जाता है। और इसको शोल्डर पे इस तरह से पिन लगा दी, और एक सेंटर पे पिन लगा देंगे। तो ये सेंटर पे पिन लगा दें। अब हमने स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है। जितना हमने सीम अलाउंस रखा, हमने 1 सेंटीमीटर रखा या आधा इंच, जो भी रखा आपने अपने हिसाब से उतना सीम अलाउंस रखते हुए, मेंटेन करते हुए ऐसे करके सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ तक सुई को ले जाना है। कॉर्नर पे पहुँच के फिर इसको सुई, नीडल अंदर ही है, और इसको फिर इस तरह जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर हमने स्टिच कर देना है। इस पिन को निकाल देंगे, और बिल्कुल इसके पास जा कर के नीडल अंदर ही है, और फिर अपना सीम अलाउंस जो है ये गले वाला कंप्लीट कर लेंगे। देखो कि दोनों, ये फेसिंग वाला और नेक लाइन की जो लाइनिंग है दोनों मिलनी चाहिए। यहाँ तक पहुँच के फिर पिन निकाल के रख देंगे। अब यहाँ से हमने इसको निकाल देना है, कटिंग कर देंगे। कॉर्नर्स तक ले जाने, इसको कैंची को देखना कि उसके थ्रू बाहर मत चली जाए, और फिर इसको
ऐसे करके ये ट्रायंगल पीस निकाल देना। ये इसको ऐसे मिलाते हुए जब भी ये कॉर्नर्स बनाने होते हैं इसको ऐसे प्रेस कर देना चाहिए। इसको इस तरह करके ऐसे इस तरह से निकाल देना चाहिए। इस तरह इस कॉर्नर पे पहुंच के इस तरह कॉर्नर्स निकाल देने चाहिए और फिर हल्की सी प्रेस कर देंगे हम। ये इस तरह देखिए, ये इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा। इसको प्रेस कर देता हूँ मैं। अच्छी तरह से कॉर्नर निकाल दीजिए। इस तरह से एज स्टिच लगा देनी चाहिए। फिर ये जो फ्यूजिंग है ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। देखना कि ये जो सीम अलाउंस है वो बाहर की तरफ ही हो। जहाँ तक इजीली मशीन जाती है उधर तक हमने इसको ऐसे करके पकड़ के स्टिच कर देना। कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट तक जो ये कोने तीखे हैं वहाँ तक भी मशीन चले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक मशीन जा रही है बस वहाँ तक ही। तो इस तरह सब तरफ से ऐसे करके सिलाई कर देनी है। अब इसी तरह बैक की फेसिंग लगा देनी है। बस वो सेंटर वाला कट जो है वो नहीं लगाना बैक में। हमने भी ये बैक में तो डिज़ाइन नहीं है। जितना सीम अलाउंस पहले रखा था उतना ही सीम अलाउंस मेंटेन करते हुए ये फेसिंग लगा देनी है। सबसे पहले जो है ये शोल्डर वाली लाइन स्टिच कर देनी है हमारे को। फिर ये पिंकिंग शेयर्स के साथ ये जो फेसिंग लगाई है हमने, इसको हम पिंकिंग शेयर्स के साथ ऐसे करके कटिंग कर देंगे। नीटनेस आ जाती है। ये मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको ताकि ये जो हमने फेसिंग लगाई है बाहर बार बार ना निकले। ऐसे सीम जो लगाई है हमने इसको ओपन करके और इसको इसके साथ मिला करके और इसके ऊपर स्टिच इन द डिच, इसको बोलते हैं स्टिच इन द डिच। बिल्कुल इसके इन दोनों को पकड़ के ऐसे मिला के तो राइट साइड से बिल्कुल इसके बीच में लगाने स्टिच हमारे को, स्टिच इन द डिच। ऐसे करने से फिर जो हमने ये फेसिंग लगाई है बार बार नहीं निकल के आएगी। दोनों तरफ कर देना। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये इसको पकड़ के फेसिंग को और थोड़ा सा एक दो टांके आगे पीछे लगा के इसको ऐसे फिक्स कर देना चाहिए। फिर ये जो फेसिंग है ये बाहर नहीं निकलेगी। ये भी मैंने आपको ये टिप दिया है ताकि फेसिंग ना निकले। रिवेल टेप या कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मशीन को एक दो बारी टांके जो है आगे पीछे ऐसे करके इसको पक्का कर दें तो ये पक्की तरह से लग जाती है। ऐसे कॉर्नर्स हमेशा स्निप कर देना चाहिए। जितने भी राउंड स्टिचिंग आ जाती है, राउंडनेस आ जाती है, उधर हमेशा ऐसे कट लगा देने चाहिए दोनों तरफ। और फालतू धागे जितने भी है ये काट देने चाहिए।